हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। और जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत की मिट्टियाँ, यानी हम लोग इंडियन सॉइल ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं, यानी भारतीय मिट्टियों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बताएं आपको कि इससे पहले आज इस जो इंडियन सॉइल की जो है वो चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। मैंने उन क्लासों में आपको क्या क्या बताया तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भारत की मिट्टियां। क्या है दोस्तों? भारत की मिट्टियां। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा है और जिसमें हमने आपको बताया तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको पिछले 3 क्लासेस में। पहला मैंने आपको पढ़ाया कि मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या होती है, क्या है मिट्टी, क्या है। ठीक है, फिर इसका मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, ये पढ़ाया मैंने आपको। फिर थर्ड में आपको बताया मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक, मिट्टी निर्माण को प्रभावित वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। 5 कारक मैंने पढ़ाया आपको। फिर डी मैंने आपको बताया कि भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण, यानी प्रकार कह लें, भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण, मिट्टियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारा कल हमने जो शुरू किया था वो है भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें आपको मैंने 2 प्रकार का वर्गीकरण करके बताया है। अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो हम लोग, आप समझ गए कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो भी नए हैं आपसे निवेदन है दोस्तों, आप जरूर पीछे की क्लास देखें, आपको समझ में आएगा और आपको अच्छी भी लगेंगी। ठीक है, बस आपको करना यही है कि वीडियो को देखते चलना है, साथ में नोट्स बनाते चलना है। मैं कुछ बोल के लिखा रहा हूं वो आपको लिखते चलना है। ठीक है, और जो मैं बोर्ड पर अगर लिखता हूं या डायग्राम बनाता हूं तो उसको भी आप बनाते हुए चलना है, ताकि आपका एक नोट्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, जो भी नए हैं उनको समझ में ये आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। तो आप पीछे की जो क्लासेस हैं उनको देखेंगे, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने कल शुरू किया था दोस्तों भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा देर ना करके अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और फिर बीच में बात करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम टॉपिक डालेंगे मिट्टियों का वर्गीकरण। कल हम लोग ये सारा शुरू कर चुके थे। ठीक है, मिट्टियों का वर्गीकरण का कल क्लास हमने स्टार्ट की थी। कल हम लोगों ने एक क्लास ली है। तो मैंने आपको क्या बताया, भारत की मिट्टियों का मिट्टी का वर्गीकरण, भारत की मिट्टी का वर्गीकरण, या मृदा कह लो, मृदा का वर्गीकरण, या मिट्टी, जो भी एक ही चीज है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल। तो मैंने इसको क्या है दोस्तों, कल आपको बताया कि मैंने इसको 2 भागों में बांटा है। ठीक है, 2 पार्ट में बांट के हमने कल इसको पढ़ा है। 2 आधार पर वर्गीकरण किया है इसका। कौन कौन सा है? तो पहला, कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण, कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण पहला हमने किया। फिर दूसरा, एक हमारे पास संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो एक संस्था है, के वर्गीकरण के आधार के अनुसार वर्गीकरण वर्गीकरण। ठीक है, ये हमने ठीक है, तो हमने क्या है दोस्तों, भारत की जो मिट्टी है उसका वर्गीकरण हम लोग ने 2 आधार पर किया।
पहला जो आधार हमने लिया है वो कणों के आकार के आधार पर, दूसरा आईसीओ के अनुसार वर्गीकरण। कणों के आकार के आधार पर मैंने कल आपको बताया था कि क्या होता है, मिट्टी 3 प्रकार की होती है कणों के आकार पे हमने बताया, जैसे कि पहला होता है बालू मिट्टी, बालू मिट्टी, ठीक है, जिसको दोस्तों सैंड सॉइल बोलते हैं, सैंड सॉइल, ठीक है, सैंड सॉइल। सेकंड जो है उसका नाम है दोस्तों लोमी मिट्टी, लोमी सॉइल, LOAMY, लोमी सॉइल, जिसको बोलते हैं दोस्तों दोमट मिट्टी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, दोमट मिट्टी, ये कणों के आकार के आधार पर। थर्ड जो है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है, तो लाइट आ गई, लाइट चली गई थी। तो दोमट मिट्टी, इसके बाद अगर हम बात करें दोमट मिट्टी के बाद अगर हम बात करें तो तीसरी है क्ले मिट्टी, क्ले सॉइल, यानी इसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो अगर हम कणों के आकार के आधार पर बात करें तो मिट्टी को 3 प्रकार में बांटते हैं, बालू मिट्टी, लोमी मिट्टी यानी दोमट मिट्टी, यानी चिकनी मिट्टी, ठीक है। कल मैं ये डिवीजन पढ़ा चुका हूं, कल आपको, कल मैंने जो क्लास ली थी कल को मैंने ये डिवीजन बताया और बहुत अच्छे समझाया, तो आप लोग पिछली क्लास देखेंगे उसमें मिल जाएगा। आज हम लोग इसको करेंगे और हमने बताया कि जो आईसीआर के अकॉर्डिंग जो मिट्टी है उसको 8 प्रकार में बांटा जाता है, 8 प्रकार से। आईसीआर जो एक संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो है भारत के जो है मिट्टी को 8 प्रकार में विभाजित करती है। और क्या है वो तो मैं अभी हिंदी लिख दे रहा हूँ, बाद में लिखाते समय इंग्लिश भी लिख दूंगा। जैसे जलोढ़ मृदा, पहला जो है वो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है। सेकंड जो है वो है काली मिट्टी, काली मिट्टी। थर्ड जो है वो है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। फोर्थ जो है वो है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इसको इंग्लिश में भी लेटराइट ही बोलते हैं। फिफ्थ जो है वो है मरुस्थलीय मिट्टी, या इसी को दोस्तों सूक्ष्म मरुस्थलीय या इसको सूक्ष्म मृदा भी बोलते हैं, ठीक है, बट मैं आपको मरुस्थलीय ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी या इसको सूक्ष्म मृदा भी बोलते हैं। फिर इसके बाद पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मिट्टी या इसको वन मृदा भी बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टी या इसको वन मृदा भी बोलते हैं, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं बट आपको एक एक चीज लिखना है, खाली पर्वतीय मिट्टी। इसके बाद एक है दोस्तों दलदली मिट्टी, जिसको दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी, ठीक है। और जो आठवीं जो है वो है क्षारीय मिट्टी, यानी अल्काइन मिट्टी, अल्काइन मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या इसको लवणीय मिट्टी बोलते हैं, सैलिनिटी मिट्टी या लवणीय या क्षारीय मिट्टी। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आईसीएआर के अकॉर्डिंग भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार में 8 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी है तो मैंने बता दी, एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है, पेपर में वनडे एग्जाम में किसी में पूछा गया था कि भारत आईसीआर के अकॉर्डिंग आईसीआर ने भारत की मिट्टी को कितने प्रकार में विभाजित किया है, तो 8 भागों में विभाजित किया। इस चीज को याद रखना, पहला फैक्ट तो यही है, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे आईसीआर। देखो कल हमने ये कर लिया वर्गीकरण, आज हम लोग इसके वर्गीकरण को करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब आप आज हेडिंग डालेंगे आईसीएआर के अनुसार भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण, है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। बात में समझ में आ गई ना, ये है, हमने पूरा एक चार्ट बना लिया और इसको मैंने कल एक पार्ट इसमें पढ़ा दिया था, आज जो है इसका सेकंड पार्ट शुरू होगा। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो जो हमारा सेकंड पार्ट है, चलिए ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा समझाते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे, पहले कुछ लिखेंगे फिर समझेंगे, क्योंकि लिख लेंगे फिर हम एक बार लिखा देंगे आपको, फिर एक बार फिर समझा देंगे, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे, ठीक है, तो दोनों प्रोसेस साथ में चलेगा। तो अगर हम बात करें आईसीएआर के अनुसार भारतीय मिट्टी
का वर्गीकरण। ये तो हमारी हो गई दोस्तों हेडिंग, मेन हेडिंग है, ठीक है। ये हो गई दोस्तों हमारी मेन हेडिंग। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मिट्टी कितने 8 प्रकार में है। तो पहली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। अब हेडिंग डालेंगे जलोढ़। अब पीछे हमने लिखाई दिया, चार्ट बना दिया है, बनवा दिया था जलोढ़ मिट्टी। और अब क्या करेंगे, एक एक मिट्टी को पढ़ना शुरू करेंगे बारी बारी से। इसका इंग्लिश होता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। हेडिंग डालेंगे, ये पहला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बोलूंगा अब आपको लिखते चला, जैसे ऐसे पॉइंट बना लेना, आप पॉइंट बनाते हुए लिखिएगा, ठीक है। पॉइंट बनाते हुए इस तरीके से लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ आप, ठीक है। अब मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। तो लिखिए लिखिए लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत पहला पॉइंट लिखेंगे, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा अपरदन एवं जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण की गतिविधियों द्वारा होता है। निक्षेपण की गतिविधियों द्वारा होता है, से होता है, निक्षेपण की गतिविधियों से होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण की गतिविधियों से होता है, ठीक है, गतिविधियों से होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। देखो मैंने बताया है कि जो जलोढ़ मृदा है वो क्या होता है, वो नदी अवसाद, जो जैसे कि अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय है और हिमालय के बाद उत्तर भारत का मैदान है, और उत्तर भारत के मैदान को हम जानते हैं ये इसमें अवसादी मिट्टी ही पाई जाती है, ठीक है। अब ये अवसादी मिट्टी आती कहाँ से है, तो हिमालय से कुछ नदियां आ रही हैं। इधर देखो हिमालय के इधर क्या होता है, इधर होता है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, इधर होता है, देखो ये नॉर्थ में है, ये मिडिल में है, और ये साउथ में प्रायद्वीपीय पठार है। बट हम ऐसे बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने क्या कर दिया है आपको, ये जो नॉर्थ साउथ वाला है इसको मैंने इस तरह की समझाने के लिए बना दिया। अब हिमालय से कुछ नदियां आती हैं, हिमालय को काटती हैं, उसका अपरदन करती हैं इस तरीके से, और क्या करती है, अपरदन करने के बाद क्या होता है, जो अपने साथ वो क्या होती है, अवसाद लेकर आती है, और उस अवसाद को क्या करती हैं दोस्तों, यहाँ पर जमा करती हैं। ये उत्तर भारत के मैदान में भी हमने समझ लिया, यहाँ पर जमा करती हैं, ठीक है। तो वो मिट्टी आके यहाँ जमा हो गई। इसी तरीके से प्रायद्वीपीय पठार की भी कुछ नदियां होती हैं, जैसे हम बात करें चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ये नदियां कहाँ से, प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर उत्तर भारत की ओर यमुना नदी में आकर मिलती। इसी तरह का सोन नदी है, ये आकर इसमें, तो यह क्या होती है, अपने साथ कुछ अवसाद लेकर आती है और क्या करती है, यहाँ इकट्ठा कर देती है। इससे क्या होता है, इस मैदान का निर्माण हो जाता है, इस मैदान का निर्माण हो जाता है। यही मैंने लिखवाया है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है नदियों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, यानी क्या अपरदन मतलब इसका नदी पहले क्या करी, कटाव कर रही है, यह अपरदन हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, निक्षेपण मतलब जहां पे नदियां जो अवसाद लेकर आती है उसको जमा कर देती हैं, उसको निक्षेपण बोलते हैं, उसको जमाव बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, बात समझ में आ गया होगा। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी के द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण की गतिविधियों से होता है, यानी पहले नदियां अपरदन करती हैं यानी कटाव करती हैं, फिर वो अवसाद लेकर आती हैं और फिर रास्ते में जाते हुए रास्ते में छोड़ जाती हैं, और जहां पर जमा होती उसको जमाव को निक्षेपण बोलते हैं, और उसी से क्या होता है, अवसाद मिट्टी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। सेकंड लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, अगला एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट समझते हुए चलेंगे और लिखते हुए चलेंगे। दूसरा पॉइंट, यह मिट्टी नदियों द्वारा नदी घाटियों, बाढ़ के मैदानों, अभी समझाएंगे, बाढ़ के मैदानों तथा डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती है। मैंने क्या बुलाया, मैंने लिखा है यह मिट्टी नदियों द्वारा लाकर, यह मिट्टी, सुनिएगा मैं बोल रहा हूँ, जो लिख लिया होगा आपने, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यह मिट्टी नदियों द्वारा लाकर नदी घाटियों,
बाढ़ के मैदानों तथा डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती है। ठीक है, तो यह है क्या होता है, हिमालय से प्रायद्वीपीय पठार से नदियां चली, अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे जाके सारी मिट्टी जमा हो गई, नहीं, कुछ यहां पर जमा हुई, साथ में बहती हुई कुछ नदी घाटियों के, बाढ़ का मैदान अब जब नदी के साथ में आ रहा है भाई अवसाद, कभी कभी क्या हुआ, पानी बाढ़ आ गए तो पानी के साथ मिट्टी भी तो जा रही बहकर, तो उसके वजह से भी कभी कभी अवसाद बिछ जाता है, कभी कभी वो अवसादी मिट्टी का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, नदियां अपने साथ कुछ और छोटे छोटे सेडिमेंट लेकर आती हैं। बाद में नदी क्या होती है, समुद्र में गिरने से पहले, जैसे गंगा नदी है, समुद्र में गिरने से पहले क्या होती है, एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो वो डेल्टाई प्रदेशों में भी क्या है, अवसादी मिट्टी पाई जाती है। यही पॉइंट मैंने लिखाया है। हिमालय से निकलती है कटाव छटाव वहां से करती हुई, ये रास्ते में जहां तक, जब तक ये क्या होती है, जब तक ये समुद्र में गिर नहीं जाती या महासागर में गिर नहीं जाती, उससे पहले तक ये क्या करती है, मिट्टी छोड़ती हुई चली जाती है। कहीं बाढ़ का पानी आया तो बाढ़ का पानी दोस्तों क्या होता है, नदी के तट से ऊपर की ओर चला जाता है, उसके साथ मिट्टी भी गया तो वहां बिछ गई, तो वहां भी अवसादी मिट्टी का निर्माण हो गया। रास्ते में चली मैदान, उत्तर भारत के मैदान से होते हुए गई तो वहां पर भी उसका निर्माण हो गया। डेल्टाई प्रदेशों में जैसे कि यमुना नदी है, गंगा नदी के जब समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती, वहां पे भी क्या होता है, अवसादी मिट्टी को जमा करती, वहां पे भी मिट्टी का निर्माण होता है। फिर जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, मैंने लिखाया था नदियां पढ़ाते समय कि ये जो दक्षिण भारत की जो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, वो सब अपने तट के किनारे एक डेल्टा बनाती। मैंने बताया उस डेल्टा कौन सा है, वो अवसादी मिट्टी का ही तो है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हुई अब उस पठार को काटती हुई छाटती हुई जाती हैं और क्या करती, तट समुद्र में गिरने से पहले सारा अवसाद क्या होती, तट पर जमा करती, उसी से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। तो इसीलिए मैंने लिखाया है कि यह मिट्टियां नदियों द्वारा लाकर यह मिट्टी नदी द्वारा लाकर क्या होता है दोस्तों, नदी द्वारा लाकर नदी घाटियों, बाढ़ के मैदानों तथा डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट अब इसी का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। देखिए थर्ड पॉइंट लिखेंगे, गंगा सतलुज का मैदान इसी मिट्टी का बना है। गंगा सतलुज का मैदान, गंगा सतलुज नदी है जो है, गंगा सतलुज का मैदान इसी मिट्टी का बना है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के डेल्टाई प्रदेशों में भी यही मिट्टी पाई जाती है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया, समझा तो पहले ही दिया, उसको लिखा भी दे रहा हूं, भी यही पाई जाती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के डेल्टाई प्रदेशों में भी यही मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी यहाँ पाई जाती है, फिर लिखना इसके आगे यहाँ, ये लिखना, ये वाला यहाँ ऐसे करके, यहाँ इसे डेल्टाई मिट्टी, यहाँ इसे डेल्टाई मिट्टियों के नाम से, डेल्टाई, ठीक है, यहाँ इसे डेल्टाई मिट्टियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसे डेल्टाई मिट्टियों के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल दे समझा ही चुका, पहले भी था, मैं अभी बस लिखा रहा था उसको। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, हाँ अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वो भाग हैं, तो पहला बांगर, ठीक है, दूसरा खादर, बांगर खादर। बांगर क्या होता है, उसके जैसे लिखिए, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जा सकता है, डैश करके, ऐसे डैश करने के बाद पहला लिखना, पहला ऐसे बनाना, फिर दूसरा ऐसे लिखना। उसमें बांगर क्या होते हैं दोस्तों, पुराने जलोढ़। मैंने लिखाया है, कहाँ लिखाया है, ये उत्तर भारत के मैदान में मैंने पढ़ाया इसको। और खादर क्या होता है, नए जलोढ़ है ना, नए जलोढ़। बाढ़ के मैदान के जो, जहां तक बाढ़ के मैदान का पानी जाता है, नए जलोढ़, और हर साल बाढ़ का पानी ले आता है तट के किनारे और हर साल वो मिट्टी जमा कर देता है, उसको नए जलोढ़ बोलते हैं। पुराने जलोढ़ क्या है, जो एक बार बाढ़ का पानी पहुंचा फिर कई सालों तक नहीं पहुंचता, तो वो पुराने जलोढ़ हो जाते हैं ना। मैंने ये बताया है, ये मैंने आपको जब उत्तर भारत का मैदान पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया है, तो यहाँ पे उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो बांगर यानी पुराने, खादर यानी नए जलोढ़, पुराने जलोढ़ हैं, पुराने जलोढ़, ठीक है, और नए जलोढ़। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हो गया, समझ गए हो गए, इसको तो समझाने की कोई जरूरत है नहीं, ये तो समझते ही आप लोग, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं।
ठीक है। जो भी नए हैं दोस्तों, पीछे क्लास आप देखेंगे सारा कुछ मिलेगा। यहाँ पर समझाने का देखो, मैंने समझा तो वैसे भी दिया। नए जलोढ़ क्या होते हैं, जहां पर हर साल जो नदियां हैं अवसादी मिट्टी को लेकर जमा कर देती हैं, उसको नए जलोढ़ बोलते हैं। और कई कई क्षेत्र, कोई कोई क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता 1 साल 2 साल 3-4 साल तक, और वहां पर एक बार मान लो आया, फिर 3-4 साल तक पानी नहीं पहुंच पाया, तो उसको पुराने जलोढ़ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है। फिर इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद लिखेंगे जलोढ़ मिट्टियाँ भारत का, जलोढ़ मिट्टियाँ भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है। सबसे बड़ा मृदा समूह है। सबसे बड़ा मृदा समूह है। मृदा ऐसे लिखना, मृदा या मिट्टी समूह जो भी लिखना। जलोढ़ मिट्टियाँ भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है। कैसे बता सकते हैं, तो ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर, ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर, इसी के आगे लिखना है 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, फैली हुई है। ठीक है, ये भारत के, अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, पहले मैंने लिखा है, इससे पहले का पॉइंट मैंने लिखा था, जलोढ़ मिट्टियां भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है। ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये भारत के लगभग 45.6%, ये भारत के लगभग 45.6% भाग पर वितरित है। ये भारत के लगभग 45.6% भाग पर वितरित है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें कोई समझा नहीं, बस फैक्ट है। मतलब सबसे ज्यादा जो भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा। आप देख रहे हैं पूरा उत्तर भारत का मैदान है वो भी जलोढ़ मृदा से ही बना है। ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो भी जलोढ़ मृदा का ही है। इधर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी का जो डेल्टाई प्रदेश है वो भी जलोढ़ मृदा से ही बना है। और जो बात करेंगे नर्मदा है, और जो नर्मदा है तापी है, उसकी जो डेल्टाई जो प्रदेश है वो भी नर्मदा नदी, वो भी जलोढ़ मृदा से ही बना है। गुजरात का जो तटीय इलाका है वो भी देखो ये जलोढ़ मृदा से ही बना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ये, आप जो तट और जो पश्चिमी तट का जो कुछ क्षेत्र है वो भी क्या है, जलोढ़ मृदा से ही बना है। तो इसलिए देखो लगभग 15 लाख। अगर हम भारत की जो क्षेत्रफल की बात करें, भारत का ही कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें से सिर्फ 15 लाख वर्ग किलोमीटर में, यानी लगभग आधा, कितना मैंने बताया 45.6% भाग पर सिर्फ जलोढ़ मृदा ही। तो यानी ये भारत की एक बहुत बड़ी मृदा समूह है। ठीक है, तो यही पॉइंट मैंने आपको दिखाया, उसको डिस्क्राइब करके भी लिखा दिया। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे इन मिट्टियों में, अगला पॉइंट लिखेंगे इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, इन मिट्टियों में यानी जलोढ़ मृदा में या इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस मतलब क्या होता है, जैविक पदार्थ क्या होते हैं, तथा ह्यूमस ऐसे लिखेंगे, तथा ह्यूमस, नाइट्रोजन ह्यूमस माँ है ये। ठीक है, ह्यूमस माँ है ये। मैंने क्या बोला, जलोढ़ मृदा में या इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस नहीं लिख पा रहे तो ऐसे लिखिएगा, फास्फोरस तथा ह्यूमस उधर लिख दिया, और ब्रैकेट में कर लीजिएगा जैविक पदार्थ, ठीक है, जैविक पदार्थ की कमी अभी मैं समझा रहा हूं, पहले लिख लो, कि कमी होती इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस यानी जैविक पदार्थों की कमी होती है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे भारत की किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, हमारे भारत में नाइट्रोजन, पोटास एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती, NPK की कमी पाई जाती। ठीक है, बहुत कम मात्रा में। अगर हम बात करें तो भारत जो नाइट्रोजन, पोटास एवं फास्फोरस का जो रेशियो होना चाहिए, नाइट्रोजन,
फास्फोरस एवं पोटास का जो रेशियो होना चाहिए एनपीके का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 8:4:2, ये रेशियो होना चाहिए। ठीक है, ये अगर रेशियो है तो अगर किसी मिट्टी में ये रेशियो है तो वो मिट्टी को दोस्तों यूरिया उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बट हमारे भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें क्या होता है एनपीके वो होता है दोस्तों 4:2:1, यानी आधा मिलता है। यानी हमारे भारत की में किसी भी प्रकार की मिट्टी हो उसमें क्या होता है नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटास की दोस्तों क्या होता है कमी पाई जाती है। और क्या होता है कमी होती है, इसीलिए हमें यूरिया नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कभी भी कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको असर्शन रीजनिंग दे रहा है कि हमारे भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटास की कमी है, तो हाँ कमी, अधिकता नहीं है, कमी हमेशा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ये मतलब परम सत्य है ये। ठीक है, तो ये लिख लिया होती है, फिर भी कॉमा करके लिखिएगा, फिर भी यह बड़ी उपजाऊ मिट्टी है, या फिर भी बड़ी उपजाऊ मिट्टी है। भाई अवसादी मिट्टी जो जलोढ़ मृदा है इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कमी होती है, जैविक पदार्थों की कमी होती, लेकिन फिर भी यह क्या होती है बहुत उपजाऊ। देखें हम देखेंगे जो भारत की ज़्यादातर जो फसलें हैं वो इसी क्षेत्र में उगाई जाती हैं ना, फिर भी यह बहुत उपजाऊ होती है कि क्यों, इसका कारण अगला पॉइंट लिखेंगे, तो अगला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, फिर भी यह बहुत उपजाऊ होती है, अगला पॉइंट लिखेंगे। फिर इसमें इसका कारण यह है कि लिखेंगे, इसको मैं बता रहा हूं कि क्यों ये फिर भी उपजाऊ ज्यादा होती है। इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि नदियां कई प्रकार के इससे कारण यह है कि नदियां कई प्रकार के सेल चूड़ों मतलब सेल चूड़ बहाकर अभी मैं समझा रहा हूं, बहाकर ले जाती हैं। इसका कारण यह है कि नदियां कई प्रकार के सेल चूड़ बहाकर ले जाती हैं। देखो क्योंकि क्या होता है जब क्या होता है सेल चूड़, देखो क्या होता है जैसे कि मान लो बरसात हुई, बरसात में क्या हुआ बहुत सारा निष्कासन, सेल चूड़ देखो कैसे बन जाते हैं भाई। सेल जो चूना होता है वो क्या होता है पानी में सोल्यूबल होता है, और पानी में घुलकर वो क्या होता है दोस्तों वहाँ से बहकर इनकी ये तट और ये सब क्या होता है, वहाँ से पहाड़ी इलाका ऊंचा होता है तो वहाँ से बहकर चले जाते हैं। बट ये जो मैदानी इलाका है वो कम ऊंचाई का होता है, और वहाँ पर क्या होता है ये नदियाँ जो पानी है वहाँ पर स्थिर रहता है, और कई समय तक पानी वहाँ पर स्थिर रहने की वजह से क्या होता है उस आसपास के क्षेत्रों में भी चूना पर्याप्त मात्रा में फैल जाता है। ठीक है, पानी और मिट्टी के, क्योंकि पानी क्या होता है, मिट्टी क्या होता है पानी को सोखती है, और उससे क्या होता है उसमें भी चूने का पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, वो चूना कहाँ से लेकर आ रही काट छाट करके, वो वहाँ से मेल्ट कर काट कर कहाँ से लेकर आ रही मैदानी भागों में या डेल्टाई प्रदेशों में जमा कर रही है। अब जमा कैसे हो जा रहा है, तो पानी में क्या होता है चूना सॉल्युबल होता है। पानी क्या होता है जब मैदानी भागों में प्रवेश करता है तो वो उसी तीव्र गति से नहीं जैसे हिमालय से निकलता है, नहीं, फिर बहुत स्लो है। इसीलिए तो क्या होता है मैदानी भागों में नदियां क्या होती है विसर्प बनाती हैं, क्यों, क्योंकि गति कम होती, जो उसकी होती गति कम होती पानी की, और स्थिर हो जाता है। और फिर क्या होता है नदियों को जो मिट्टी होती है वो पर्याप्त मात्रा में नदी के किनारे जो होती है या वो भी चीज़ होती है, तो क्या होता है वो चूने को एब्जॉर्ब कर लेती पानी से, और क्या होता है उससे पानी धीरे धीरे बहता हुआ चला जाता है। इस वजह से इन मिट्टियों में अवसादी मिट्टियों में चूना का पर्याप्त मात्रा रहता है ना। मैं अभी इसको लिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, तो अब हम अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, देखो इसी से रिलेटेड है, मैं लिखा रहा हूं जो अगला पॉइंट लिखेंगे। जलोढ़ मृदा चूना, देखो आ गया चूना, पहला कई चूड़ सेल बहाकर लेकर आती, तो पहला क्या है मैंने लिखा है जलोढ़ मृदा चूना कॉमा फास्फोरिक अम्ल। अब इधर फास्फोरस लिखा था मैंने और वो फास्फोरिक अम्ल है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, इधर मैंने फास्फोरस लिखा है, उधर मैंने आपको ये लिखा रहा हूं फास्फोरिक अम्ल। ध्यान से रखिएगा, चूना फास्फोरिक अम्ल, कठिन शब्द मैं खुद ही लिख दूंगा बोर्ड पर, आपको दिक्कत नहीं होगी। फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल कार्बनिक कॉमा व कार्बनिक पदार्थ व कार्बनिक
तत्व ऐसे लिखना, ठीक है। कार्बनिक तत्व आधा था, कार्बनिक तत्वों में धनी होती है। जलोढ़ मृदा चूना, फास्फोरिक अम्ल व कार्बनिक तत्वों में धनी होती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हो गया, ठीक। अब अगला लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो क्षेत्र, देखो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ विस्तृत है भाई। डेल्टा के मैदानी भाग है, वहाँ मिलती है। उत्तर भारत के मैदान में ये मिट्टी मिलती है। ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वहाँ पर ये मिट्टी मिलती है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है, पश्चिमी घाट के तटीय मैदान जो है, वहाँ पर भी मिट्टी मिलती है। गुजरात के कुछ क्षेत्र में मिट्टी मिलती है। तो हमने इसका क्षेत्र भी आपको लिखा दिया पहले ही। असम घाटियों में मिलती है, नदी बाढ़ के मैदानों में मिलती है, ठीक है। तो क्षेत्र मैंने इसको लिखा ही दिया। अब लिखेंगे इस कौन कौन सी फसल इसमें उगाई जाती है। तो लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना, पटसन यानी जूट, धान, गेहूं, गन्ना, पटसन, जूट, सोयाबीन आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी गेहूं, चावल, गन्ना, पटसन, या उसको ब्रैकेट में कर लेंगे जूट के बाद है तुम्हारा सोयाबीन आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त ऐसे लिखेंगे, देखो मेरे साइड, उपयुक्त है, ठीक है। उपयुक्त है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जलोढ़ मृदा के बारे में। बहुत डिटेल्स है, इससे ज़्यादा आपको ना तो किसी इससे बाहर ना तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ना तो इससे बाहर इसमें कभी आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितने भी आपको पूछे गए होंगे आज तक के सारे क्वेश्चन इसमें इसी पॉइंट्स, इसी जो लेक्चर है इसी से मिलेगा आपको, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप कोई बुक्स भी पढ़ेंगे ना, उतना इसमें नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर चीज़ों को समझते चलेंगे और चीज़ों को लिखते चलेंगे। तो जलोढ़ मृदा हो गई, ठीक है। जलोढ़ मृदा हो गई। एक पेज से ज़्यादा लगभग होगा कंटेंट, मैंने ये तो बता रहा हूँ मैं, एक पेज से ज़्यादा कंटेंट होगा ये, लगभग एक पेज के आसपास कंटेंट होगा। और आपको 150 वर्ड में लिखना हो। शॉर्ट नोट्स अगर जलोढ़ मृदा के ऊपर आएगा 50 शब्दों में, 60 शब्दों में, यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, तो आप उसमें भी आराम से लिख पाएंगे, कंफर्ट फील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको बहुत सफिशियंट आपको यहाँ पे दिया जाए, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे दोस्तों काली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी जिसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। दूसरी डालेंगे काली मिट्टी, ठीक है, ब्लैक सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे पहले। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, उसी तरह डॉट डॉट बना के पॉइंट बनाते चलेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे इसे रेगुर मिट्टी, इसे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं ये पॉइंट लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा, इसे रेगुर मिट्टी या ऐसे करके कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कपास बहुत उगाया जाता है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है, पहला पॉइंट तो आपने ये लिख लिया होगा। इस मिट्टी का, अब अगला पॉइंट लिखेंगे निर्माण कैसे हुआ। तो इस मिट्टी का निर्माण दक्कन पठार की आग्नेयशैल, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय यानी वेदरिंग यानी अपरदन, अपक्षय से हुआ है। तो काली मिट्टी या इस मिट्टी का निर्माण दक्कन पठार की आग्नेयशैलों के अपक्षय से हुआ है। अपक्षय हिंदी शब्द, ये ज्योग्राफी के शब्द हैं, इनको वैसे ही लिखने होते हैं। इसको वेदरिंग भी बोलते हैं, टूटना फूटना। अपक्षय मतलब टूटने फूटने से हुआ है। तो देखो से हुआ है, इसको समझ ले पहले बात को। मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा आपको, इस शब्द को, इस लाइन को समझाऊंगा। देखो समझो क्या होता है, हम ये जान लो, जो हमारे पूरे अर्थ पर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, आपको ये तो पता है, आग्नेय, अवसादी और मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टानें। यानी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इग्नियस रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 प्रकार की पूरे विश्व में चट्टानें पाई जाती है, कुल मिला के 3 ही प्रकार की होती है।
और सबसे मूल जो चट्टान है, अगर जो कह लें जो मूल चट्टान है, अर्थ पर इस मूल मतलब जो सबकी जननी है, तो वो है दोस्तों इग्नियस रॉक। क्योंकि इग्नियस रॉक जो बनी है वो बनी है कैसे दोस्तों, तो वो बनी है ज्वालामुखी विस्फोट से, यानी अंदर से जो मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो मैग्मा निकलता है उसके बाद जो रॉक बनती है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, और इस इग्नियस रॉक में क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये तो आप जानते हैं। क्योंकि अर्थ, जैसे कि मान लो अर्थ की 3 लेयर होती है, मैंने आपको बता रखा है। जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ की मान लो कौन सी, ये जो इसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये क्रस्ट है। इसी के जस्ट नीचे एक लेयर होती है अर्थ की, उसको बोलते हैं दोस्तों मेंटल। और मेंटल में ही एक, अरे यार फिर से लाइट चली गई, 1 सेकेंड।